सो अब अपन बात कर रहे हैं पार्ट टू के अंदर। पार्ट वन हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। पार्ट वन में हमने बात कर रही थी रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की हम बात कर चुके थे। अब अपन कैलकुलेशन करेंगे वेलोसिटीज की। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद वेलोसिटीज क्या होंगी, v1 एंड v2 की बात कर रहे हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेके आते हैं। u1 माइनस यू टू इज इक्वल टू v2 माइनस v1। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए v2 की वैल्यू। एक बार आप यहाँ से v2 कैलकुलेट करेंगे, एक बार आप यहाँ से v1 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। एक बार आप यहाँ से क्या लेंगे v1 और एक बार क्या लेंगे आप यहाँ से v2 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दो केस में हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। सो हमने क्या किया, v2 कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी है उसकी बात करते हैं। सो हम इक्वेशन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। किधर मूव करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। क्या इक्वेशन है हमारा, m1u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस v1। मैं यहाँ से इस इक्वेशन को पिक कर रहा हूँ माइनस को हटाते हुए, और यहाँ पर तो हमने v2 निकाला है, v2 को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे बाय दिस इक्वेशन। जो भी हमने कैलकुलेट की ना, ये वाली इक्वेशन से हम v2 को रिप्लेस करने वाले हैं। रिप्लेसमेंट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपन यहाँ क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, क्या है हमारे पास, सो m1u1 माइनस v1 ये है। ठीक है, इज इक्वल टू m2v2 माइनस u2। ठीक, सो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस v2 को रिप्लेस कर दीजिए। सो m1u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2। जब आप v2 को रिप्लेस करेंगे तो v2 की इक्वेशन क्या है, u1 माइनस u2 प्लस v1। इसको आप रिप्लेस कर दीजिए u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2। यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब रिप्लेस करने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है पूरे को। सो m1u1 माइनस m1v1 मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, m2u1 माइनस m2u2 प्लस m2v1 माइनस m2u2। ठीक है, सो अगेन हम क्या करते हैं बेटा, इसको रीअरेंज करते हैं। सारे v वाले एक तरफ कर दो, सारे u वाले एक तरफ कर दीजिए आप। सही है, लेफ्ट राइट अरेंजमेंट कर दीजिए आप इसका। सो m1u1 माइनस m2u1 ये वाला नंबर प्लस m2u2 दिस नंबर, और एक ये वाला इधर और है हमारे पास m2u2 इज इक्वल टू m2v1, और ये नंबर भी आप इधर लेके आएंगे तो प्लस m1v1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, कुछ कैलकुलेशन में यहाँ से और यहाँ से u1 कॉमन आ सकता है। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, u1, तो क्या होगा m1 माइनस m2। और यहाँ से आप u2 कॉमन ले सकते हैं। सो कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 टाइम्स हो रहा है, तो कॉमन क्या लेना है, तो 2 टाइम्स हो रहा है। सो ट्वाइस m2u2 इज इक्वल टू, यहाँ से आप v1 कॉमन लीजिए। सो v1, सो वी हैव v1 इज इक्वल टू, देखो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। सो u1 क्या मिलेगा बेटा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। देखिए आपके पास ये इक्वेशन बन के आ गई किसकी, v1 की। मतलब जब आप कॉलिजन कंप्लीट हो जाएगा, सो जो ए वाली बॉडी है वो इस वेलोसिटी से मोशन करना स्टार्ट कर देगी। ये किसकी हो गई, वेलोसिटी ऑफ ए। आपने क्या करा, v2 को रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया आपने, v2 को रिप्लेस कर दिया। तो आप यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए। क्या निकाल रहे हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ ए। अब निकालेंगे अपन वेलोसिटी ऑफ बी, और सेम इक्वेशन को फिर से यूज करके इस बार हम v1 को एलिमिनेट कर देंगे। किसको एलिमिनेट कर देंगे, v1 को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको, कोई डाउट इसमें। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अरे भाई समझ में आ गया यहाँ तक जी। सो अगेन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब यहाँ से v1 को रिप्लेस कर दी। सो v1 इज इक्वल टू, v1 इज इक्वल टू
V2 माइनस U1 प्लस U2। मैंने क्या किया बेटा, इस नंबर को इधर ले आया, इनको इधर ले आया। अगेन मैंने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया और V1 की वैल्यू इस बार कैलकुलेट कर ली है। और फिर से मैं इक्वेशन नंबर 3 की तरफ भी जाऊंगा। किधर जाऊंगा मैं, इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या इक्वेशन है बेटा, M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। ये हमारा इक्वेशन है। उसमें फिर से हम रिप्लेसमेंट लगा देंगे V1 का। इस बार किसको रिप्लेस करने वाले हैं अपन, V1 को। तो V1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो आप पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए आप, V2 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाले सारे साइन चेंज कर देंगे। सो V2 माइनस U2 प्लस U1। देखो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। सो M2 V2 माइनस U2। ठीक है। नाउ अगेन सेम प्रोसेस, सेम एलिमेंट्स जो है वो शिफ्ट कीजिए लेफ्ट साइड राइट साइड। सेम प्रोसेस अगेन रिपीट करके इस बार देखिए आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, V2 की। ठीक है। तो जो जो एक जैसे हैं उनको ले लिया, M1 U1 माइनस M1 U2 प्लस M2 U2, दिस नंबर। और कौन सा नंबर बचे हैं, ये नंबर उधर जाएंगे तो M2 V2 प्लस M1 V2। एक नंबर कौन सा रह गया भाई, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। एक आध नंबर कोई रह गया है, M1U1 प्लस M1U1 हो गया हमारा। ये वाला नंबर ये हमने गलत लिख दिया है, हुआ नहीं। ये क्या है M1, माइनस। ये वाला नंबर है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना अपन, तो ये M1U1 बनेगा। तो ये नंबर रहेगा, तो इसको मैं डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ ना, इन दोनों को सम करके लिख देता हूँ। अब ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमको यहाँ पर देखना पड़ेगी, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको निकाल भी सकते हैं। यहाँ तक आ गया डायरेक्ट, ये हमने इसको कर लिया सही है। अब कोई इशू नहीं दिख रहा है इसमें। सो ट्वाइस M1U1 माइनस, यहाँ से आप U2 कॉमन लीजिए। सो M1 माइनस M2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V2। ठीक है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन है, ये अपन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसको। और इन वेलोसिटीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही तो क्वेश्चन चल रहा है। फिर इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हम देखेंगे। सो नाउ V2 इज इक्वल टू ट्वाइस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस, और माइनस है या प्लस है अभी इस पे देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें भी। देखते हैं, माइनस प्लस को कर सकते हैं, ठीक है। सो M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 कर देते हैं इसको। और यहाँ से आप एक काम कीजिए, ट्वाइस M1 प्लस M2 तो U1 माइनस कॉमन लीजिए, माइनस माइनस प्लस। सो M2 माइनस M इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, इसको भी थोड़ा सा और रीअरेंज कर लिया। क्यों रीअरेंज कर रहा हूँ, पिछले जैसा हो जाएगी मेरा, क्योंकि पिछले आर्टिकल में मैंने यहाँ पे प्लस लगा के रखा हुआ है, तो मैं इसको पिछले आर्टिकल जैसा कर रहा हूँ। ये बन गई मेरे पास बेटा दूसरी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी। क्योंकि हमने देखो यहाँ पर प्लस था ना, तो इसी प्लस को हमने सेम रखते हुए यहाँ पर भी प्लस कर दिया। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर M2 माइनस M1 क्या है बेटा, यहाँ पर M2 माइनस M1। दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी आपको समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी समझ में आ गई। ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ और स्पेशल केसेस लगाते हैं, जो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अभी तक की जो बात थी वो तो सिंपल था, हमारा स्कूल लेवल पे काम करता है आर्टिकल पर। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा सभी लोग। सो फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि व्हेन, जब दोनों बॉडी के मासेस क्या हो बेटे, एक जैसे हो। अब यहाँ पर स्पेशल केसेस हम लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, व्हेन द मासेस when the masses of two bodies or two particles
आर इक्वल, इक्वल का मतलब क्या हो गया, M1 इज इक्वल टू M2, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। सो करना क्या है भाई, यहाँ V1 में रखिए, M1 M2 बराबर है, देखो ये क्या हो गया, M1 माइनस M2 क्या हो गया, कैंसल। आपको क्या मिलेगा, ये वाला। सिमिलरली आप जब यहाँ पुट करेंगे तो M1 M2 बराबर है, तो ये वाला पैरामीटर जीरो हो जाएगा, तो आप यहाँ रखेंगे तो ये आपको जीरो मिलेगा, है ना। तो हमको ये कैलकुलेट करना है, तो हमारा V1 का इक्वेशन क्या है, सो V1 का इक्वेशन है ट्वाइस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1। बट जैसे ही आपने उसको जीरो किया तो वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या है बेटा, M1 इज इक्वल टू M2, so this parameter equal to 0, so V1 is equal to 2 times of M divided by M plus M is again 2M। ये दोनों कैलकुलेट होके हमारा बन गया U2, ये हो गया कैंसल। इसका मतलब हो गया कि V1 इज इक्वल टू U2, इसका मतलब हो गया कि जो पार्टिकल ए था वो आफ्टर कोलिजन V1 वेलोसिटी से चल रहा था, तो यहाँ पर क्या बन गया, U2 कौन था, U2 तो B की वेलोसिटी थी, और तो क्या हो गया, ए पार्टिकल जो है वो B वाली वेलोसिटी से चलने लग जाएगा। पार्टिकल ए किस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगा, फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ B। ये वाली बात समझ में आई। सो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कॉलिजन, क्या किसके बराबर हो गई, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कॉलिजन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी बिफोर कॉलिजन। ये क्लियर हुआ बेटा सबको, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। क्या हो रहा है, टकराने के बाद ए जो है वो बी की वेलोसिटी से चलने लग जाएगा, और बी जो है वो ए की वेलोसिटी से चलने लग जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई अपने को, इसमें कोई दिक्कत। हम्म। भाई क्या हो रहा है, अब आप V2 की तरफ मूव करके देखिए, V2 का फार्मूला क्या था, वो था ट्वाइस M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस M2 प्लस M1 इंटू U2। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो अगेन M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, तो अब ये वाला पैरामीटर जीरो हो गया, सो V2 इज इक्वल टू क्या बन गया, ट्वाइस M डिवाइडेड बाय 2M इंटू U1। सो V2 इज इक्वल टू U1, मतलब क्या हो रहा है, B वाला जो है वो अब एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, B वाला किससे चल रहा है, सो वेलोसिटी ऑफ B आफ्टर कॉलिजन, V2 क्या है, V2 इज द वेलोसिटी ऑफ B आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A बिफोर कॉलिजन। मतलब क्या हो रहा है, दोनों की स्पीड आपस में इंटरचेंज हो गई है, दोनों की स्पीड क्या हो गई है, इंटरचेंज हो गई है। अगर दोनों मासेस बराबर हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो गई बेटा, इंटरचेंज हो गई है। ये बात समझ में आ गई आपको, इंटरचेंज अगर कैसे हो डायरेक्शन सकती में है। चेंज होगी ना, हम्म। रीजन का डायरेक्शन में चेंज होगी, क्या बोल रहे हो, डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन कहाँ बदल रही है, डायरेक्शन भी तो सेम है, माइनस प्लस कहाँ आ रहा है, माइनस कहाँ आ रहा है, हम तो डायरेक्शन पहले से ही बेटा सेम डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, कि टकराने के बाद भी उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्शन कब बदलेगी, जब माइनस साइन आएंगे यहाँ पर, वो अभी आगे आने वाले केसेस में अपन डिस्कस करेंगे। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट क्या मिल गया हमको, कि इफ द मासेस इफ द मासेस ऑफ द बॉडीज आर बोथ द बॉडीज आर बोथ द बॉडीज आर इक्वल, अगर दोनों के मासेस बराबर है, देन देखो बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट है, ध्यान रखना इसको, देन दे इंटरचेंज इंटरचेंज देयर वेलोसिटी, क्या कर लेती हैं वो, अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर देती हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा, कि इसमें किसी को डाउट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये मान के चलना कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ है इस केस का,
तो इसका एप्लीकेशन हम बात करते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका काम किया जाता है। तो मैं एक स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, देखना। दिस रिजल्ट इज द important application in the nuclear reactor. Fast moving neutrons in the nuclear reactor slow down by the making them collide against the nuclei of मॉडरेटर। मॉडरेटर जो रहता है उसका काम क्या है कि स्पीड को कंट्रोल करना है, तो उससे जाके टकराते हैं। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो है जाके टकराते हैं, और टकराने के बाद अपनी वेलोसिटी किसको दे देते हैं, मॉडरेटर को दे देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट रेस्ट में रहता है। सो एज ए रिजल्ट, as a nuclei of the hydrogen atom, proton have roughly in the same mass as the neutron. Hence, after collision, fast moving neutrons are slowed down by transferring their energy to the proton. ये क्या होता है कि जब से मॉडरेटर से जाके टकराता है, तो मॉडरेटर का जो पार्टिकल्स है उनका मास ऑलमोस्ट इसके पार्टिकल के बराबर होता है, तो ये अपनी सारी एनर्जी जो है उसको दे देता है। सारी जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसको दे देता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, उसको स्लो डाउन कर देता है। Therefore, hydrogenic material, heavy water, paraffin, etc. are the best suit of the moderator in न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो हेवी वाटर है, पैराफिन है, ये इसीलिए यूज आते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल के मासेस जो है वो ऑलमोस्ट इसके बराबर हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब हम अगले केस के ऊपर जाते हैं, केस 2। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? अब हम बात करते हैं केस 2 के ऊपर। फर्स्ट केस हमारा डिस्कस हो गया जिसके अंदर हमने बात की कि भाई दोनों का मास बराबर। अब अपन बात कर रहे हैं कि जब सेकेंड बॉडी जो है वो रेस्ट में रहे। हम क्या बात कर रहे हैं, द सेकेंड व्हेन द सेकेंड पार्टिकल व्हेन द सेकेंड पार्टिकल ऑफ मास m2 इज इनिशियली, जैसे कोई गाड़ी खड़ी है और उसमें दूसरी गाड़ी आके कोलिजन कर दे, ठीक है, या आके ठोक दे उसको, तो इसको आप क्या बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, जैसे दीवार से जाके टकरा गए। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में V1 का फार्मूला क्या है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू U1 प्लस ट्वाइस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू U2। शायद यही है ना, देखो आप फार्मूला क्या है। हाँ, V1 का फार्मूला क्या है, ट्वाइस m1 के साथ जो है वो U2 लगाना है, बराबर। ठीक है, सो ये हमारा फार्मूला हो गया बेटा। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि U2 आपका जीरो है, तो ये तो पूरा पैरामीटर जीरो हो गया ना। ये पूरा पैरामीटर क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। सो V1 की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, V1 की वैल्यू मिलेगी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू इंटू U1। ये बन गया आपका V1 की वेलोसिटी, अगर दूसरा मास रेस्ट में है। दूसरा मास किस में बेटे, रेस्ट में। अभी इसके ऊपर और एनालिसिस अपने को करना है। अब सोचो, अगर m1 m2 बराबर हो, इसके अंदर फिर से एक और एनालिसिस लगा लो, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें आप आए, आपने अपनी गाड़ी से दे मारा, और दोनों जो गाड़ियां एकदम आइडेंटिकल है, मास वगैरह सब सेम, तो V1 क्या रहेगा, जीरो। वो जैसी है वैसी खड़ी रहेगी, कोई उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो ऐसी रहेगी ना, देखो। हम्म, तो सेकंड पार्टिकल इज रेस्ट फॉर द कोलिजन आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी काम हो जाएगा। अब इसके अंदर दूसरा पार्ट, V2 के बारे में बात करें। सो V2 का फार्मूला क्या है बेटा, सो ट्वाइस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू U1, और m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू U2। सो अगेन U2 क्या है मेरा, जीरो है। सो V2 क्या हो गया मेरा, ये बन गया ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U1। अब पुट करो आप m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2 पुट करोगे तो V2 की वैल्यू कितनी बनेगी, ट्वाइस m डिवाइडेड बाय 2m इंटू U1। तो ये कैंसल, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, V2 जो है वो U1 की स्पीड गेन कर लेगा। क्या कर लेगा ये,
इसकी स्पीड गेन कर लेगा। अब हुआ क्या, वापस से इस इवेंट को समझते हैं। ये थी पहली बॉडी, ये थी दूसरी बॉडी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये चल रहा है U1 से, ये चल रहा है U2 से। कॉलिजन होने के बाद क्या हुआ, ये था ए, ये था बी, ये चल रहा था U1 से, ये चल रहा था V2 से। अब हुआ क्या, जब कंडीशन ऐसी बनी, कौन सी वाली, ये वाली जो रेड कलर से लिख रहे हैं इसी की बात कर रहे हैं, वो तो कैलकुलेशन हमारा हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो है सो है। ये तो कब लगाना है, जब मासेस बराबर हो तब। तो बेटे जब मास बराबर हुआ तो क्या हुआ, V1 हो गया 0। V1 क्या हो गया, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ इसको। और जो V2 था वो U1 की स्पीड से चलने लगा, मतलब बी वाला जो है वो ए की स्पीड से चलने लग गया। और जो ए वाला था वो रेस्ट में आ गया। ए वाला किस में आ गया, रेस्ट में। मतलब आपने खड़ी कार में आके अपनी कार दे मारी, तो आपकी कार तो रुक गई, और अगली कार जो है वो आपकी स्पीड से चलना चालू हो गई। यही हो रहा है। देखो आप, ये वाले की स्पीड फाइनली क्या हो गई, 0 हो गई। और जो B2 था वो इस वाले की स्पीड से चलने लगा ना। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस इन वन डायमेंशन, इफ सेकंड पार्टिकल इज रेस्ट। दूसरा पार्टिकल किसमें था बेटे, रेस्ट में था। रेस्ट में होने का मतलब क्या है कि U2 की वैल्यू क्या थी हमारी, 0 थी। ठीक है। कॉलिजन, देन आफ्टर कॉलिजन द फर्स्ट पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। तो पहला पार्टिकल किसमें आ जाता है, रेस्ट में। एंड द सेकंड पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। इन दिस केस देयर इज अ मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में क्या होगा बेटे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम ट्रांसफर। ये एक और गोल्डन स्टेटमेंट मिल गया आपको, ध्यान रखना है छोटी छोटी बातें, कि मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसफर होगी, मैक्सिमम के ई ट्रांसफर। मैक्सिमम क्या, पूरे ट्रांसफर हो गए, तो इसी की स्पीड से चलना शुरू हो गया ना, इसी की स्पीड से चलना शुरू हो गया है। ठीक है। सो ये हमारे केसेस हो गए जो हमने स्पेशली इसके अंदर अप्लाई कर दिए। ये भी कब, जब दोनों के मासेस बराबर हो और दूसरी वाली बॉडी जो है वो रुकी हुई, मतलब एकदम आइडेंटिकल कार्स, मान लो दो कार बिल्कुल एक जैसी है, एक रुकी हुई और दूसरे ने आके उसमें दे मारा, तो जो पहले वाली वो रुक जाएगी और दूसरी वाली जो है वो पहले वाले की वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगी। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर ही बी पार्ट, सेकंड के अंदर ही क्या लगा रहा हूं मैं, बी पार्ट। इसको मैं इसलिए सेकंड के अंदर ही अपन क्या लगा रहे हैं, बी पार्ट। क्या बी पार्ट लग रहा है, ये था पार्ट वन जिसके अंदर हमने मासेस की बात कर ली। अब अपन पार्ट टू पे जा रहे हैं कि व्हेन द बॉडी, क्या लिख रहे हैं, व्हेन द बॉडी बी एट रेस्ट, अभी भी है तो रेस्ट में, हैज नेग्लिजिबल मास। अब यहाँ पे अपन ने उसके मास को क्या कर दिया बेटा, नेग्लिजिबल कर दिया। पिछली बार मास बराबर कर दिए थे, नाउ नेग्लिजिबल मास। देखो केस को बड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो U2 है वो तो अभी भी 0 है, और जो M2 है वो इज वेरी वेरी स्मॉलर देन M1, बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ही छोटा हो गया वो। तो जो हमारा V2 का फार्मूला था, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, ये रहा V2, ट्वाइस M1 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन U1। इसको अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होगा, M1 प्लस M2, अगर M1 बहुत ही छोटा है तो M1 प्लस M2 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू M1। ये किसके बराबर हो जाएगा, M1 के बराबर। सो ट्वाइस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1। ये मेरा V2 का फार्मूला था। अब चूंकि M1 M2 किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू M1 है, सो V2 इज इक्वल टू ट्वाइस M1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M1। सो ये कैंसल होके क्या बन गया बेटा, ये दोनों आपस में कैंसल हो गए, तो V2 इज इक्वल टू क्या बन गया, U1। ये केस समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो दूसरा वाला मास है वो नेग्लिजिबल है, मतलब आप छोटे से पत्थर से आके आपकी कार टकरा गई, छोटे से पत्थर से आके आपकी कार जो है वो टकरा गई। तो उसमें क्या हुआ, V2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ V1 हो गया। और जो V1 है उसका फार्मूला क्या था बेटा, वो था M1 माइनस M2। ये क्या था, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1। ठीक है, ये क्या हो गया,
तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो वैसे अप्रोक्सीमेट बराबर की श्रेणी में चल रहे थे, तो M1 माइनस M2 भी क्या होगा, M1 के बराबर ही होगा। भाई M1 प्लस M2 M1 है, तो M1 माइनस M2 भी तो अप्रोक्सीमेट M1 ही होगा, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल है। सो V1 की वैल्यू क्या होगा बेटा, M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M1 इंटू U1। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, ये सब अप्रोक्सीमेशन में बात हो रही है, तो अप्रोक्सीमेट U1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू U1 भी आप बोल सकते हैं। ठीक, तो देखो हुआ क्या, ये था, ये दूसरा छोटा सा बना रहे नेग्लिजिबल मास के लिए बना रहे। ये A हो गया, इसका मास हो गया M1, ये हो गया इसका U1, समझिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। M2 अप्रोक्सीमेट जीरो के बराबर ही मान लो, और ये हो गया U2, पर U2 तो ऑलरेडी जीरो है। छोटे से पत्थर से आके आप टकरा गए, छोटे से पत्थर से आके आप टकरा गए। ठीक, हाथी टकरा गया चींटी से, हाथी किससे टकरा गया, चींटी से, ये तो यही रहा। पर जो V1 है वो U1 ही है, मतलब जो हाथी अपनी स्पीड से ही चलता रहा, हाथी अपनी स्पीड से चलता रहा, पर जो V2 है वो 2U1 हो गया, मतलब चींटी जो है वो हाथी की स्पीड की डबल हो गई। चींटी जो है वो हाथी की स्पीड की डबल हो गई। एक चींटी से टकरा गया हाथी जाके, क्या होगा बेटा, चींटी से टकरा गया हाथी जाकर, तो उससे क्या हुआ कि हाथी तो हाथी की तरह ही चलता रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जो चींटी है वो डबल स्पीड से चल दी। यहां तक समझ में आ गया। सो मैं क्या बोलूंगा, व्हेन ए हेवी मूविंग बॉडी कोलाइड्स विद अ मच स्मॉलर बॉडी, मच लाइटर बॉडी बोलना चाहिए, स्मॉलर तो नहीं बोलना चाहिए, द हेवियर बॉडी continue to move with the almost the same velocity while the lighter body starts moving the approximate twice the velocity of the heavier body। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझ सकते हो। ये कोई ट्रक है, सही है, इन मूविंग ट्रक कोलाइड्स अगेंस्ट द स्टेशनरी ड्रम, एक छोटे से ड्रम से जाके ट्रक जो है वो टकरा गया, या चींटी, हाथी टकरा गया चींटी से जाके, चींटी अपनी जगह पे खड़ी हुई थी, हाथी आया उसने एक लात दिया उसको खींच। ठीक है, सो हाथी के साथ चींटी भी हवा में उड़ गई। अब तीसरा केस, इसके अंदर एक केस और लगाते हैं। वो केस क्या है, अगेन व्हेन द बॉडी, व्हेन द बॉडी बी इज रेस्ट, बॉडी बी अभी भी किसमें, रेस्ट में, बट अब बोल रहे हैं आप एज हेवियर मास, अब ये भारी हो गई। अब ये क्या बन गई बेटा, अब ये हो गई भारी। भारी होने का मतलब क्या हो गया, U2 तो अभी भी जीरो है, बट नाउ M2 इज वेरी वेरी लार्जर देन M1। अब यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा सा समझने को मिलेगा कि हुआ क्या है। ठीक है, इसको भी आप समझिए तो हमारा इलास्टिक कॉलिजन का कॉन्सेप्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा, फिर हम इन इलास्टिक की तरफ बात करेंगे। तो क्या हुआ बेटा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरी, V1 की वैल्यू क्या है, तो वो है M1 माइनस M2, क्या है वो, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू क्या है U1, ये हो गया U1। अब आप बोल रहे हो कि भाई M1 M2 से ज्यादा है, तो M2 ज्यादा है, तो ऑब्वियस यहाँ से नेगेटिव आएगा। सो V1 की वैल्यू किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेट तो है, कैंसिल सारे हो ही जाएंगे। सो ये हो गया माइनस। कार्तिक भैया यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि माइनस क्यों हुआ। और जो V2 की वैल्यू है वो क्या थी मेरी बेटा, ट्वाइस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। सो ट्वाइस M1, मैंने क्या किया बेटा, M1 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया मैंने, M1 कॉमन ले लिया। सो 1 प्लस M2 बाय M1, ये इससे कर दो कैंसिल। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 अपॉन M1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, M2 इज वेरी वेरी लार्जर देन M1 है, बहुत ज्यादा है, ये नंबर तो बहुत छोटा है, ये नंबर बहुत छोटा है, और M2 बहुत बड़ा भी है, और उसमें 1 8 भी हो रहा है, 1 क्या हो रहा है, 8 भी हो रहा है, ये U1 भी लगा लेना। सो ये क्या बन गया, ट्वाइस U1 डिवाइडेड बाय वेरी लार्ज क्वांटिटी, मैं अब यहाँ लिख ही देता हूँ, वेरी लार्ज क्वांटिटी, मतलब क्या हो गया, ये एक ट्रक व्रक जैसी कोई बड़ी सी भारी भरकम चीज है। तो ये तो क्या हो गया, इससे बहुत ज्यादा है, तो M2 अपॉन M1 इज वेरी वेरी लार्जर देन 1।
तो और जाके उसमें वन जुड़ ही रहा है, पहले तो बड़ा है वन से और वन जुड़ भी रहा है, और फिर ये बहुत बड़ी क्वांटिटी का डिवाइड कर रहे हो आप इसके अंदर। सो आप इसको लिख सकते हो कि V2 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो। क्या आ जाएगा बेटा ये? अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो के जैसा काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। ये चूंकि ये देखो ये क्या है, ये तो वैसे ही बहुत छोटा है और इसके अंदर आके और बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड हो गया। सो ये होगा। अब यहाँ पर देखो एक्चुअल में हुआ क्या। ये था ए, ये चल रहा था वी U1 से और इसका मास था M1। अब एक बहुत बड़ी बॉडी हो गई, ये बहुत बड़ी बॉडी हो गई, इसका मास था M2 और ये चल रहा था U2 से। टकराने के बाद क्या हुआ, ये हो गया ए, ये तो छोटा ही रहेगा, इसका मास था M1, बट M1 जो है बहुत कम है, और ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात हो गई, तो ये हो गया M2। अब V1 की कंडीशन क्या है? -U1, मतलब ए वाली बॉडी जिस वेलोसिटी से चल रही थी उसी वेलोसिटी से टकरा के वापस आ जाएगी, और जो U2 है वो जीरो ही रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब हुआ क्या, एक दीवार से जाके रिजेक्ट आप कर जाएगी। टकराए और टकराने के बाद आप वापस आ गए। ए वाले के साथ क्या कंडीशन बनी, दीवार से जाके टकराए और दीवार से वापस पलट गए, जैसे बॉल को दीवार के ऊपर मारते हो कि नहीं। सो U1 वेलोसिटी से गए और V1 से वापस आ गए, पर ये दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर तो है पर डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे एक दीवार के ऊपर बॉल को मार के कैच करते रहते हो ना, खेलते हो, इस तरीके का सिस्टम बन जाएगा कि जो लार्जर बॉडी है ये वाली, वो तो जैसे है वैसे ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब चींटी जाके हाथी से टकरा रही है तो चींटी खुद बाउंस बैक हो जाएगी, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि पड़ेगा? ऐसा तो नहीं हाथी गिर नहीं जाएगा। पड़ेगा। सो क्या होगा, व्हेन ए लाइट मूविंग बॉडी सफर्स वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन विद ए मच हेवियर बॉडी एट रेस्ट। पर दूसरी बॉडी होना भी किसमें चाहिए बेटा, ये बॉडी रेस्ट में भी होना चाहिए। इससे जाके टकरा गए, रीबाउंड इट्स ओन वेलोसिटी, खुद की वेलोसिटी से ही वापस आ गए, while the heavier body practically remains at rest, वो जहाँ है वहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बॉल ड्रॉप ऑन द अर्थ, आप एक बॉल को नीचे की तरफ गिराइए, एक बॉल को क्या करिए, नीचे की तरफ गिराइए, और अर्थ से टकरा के वापस किधर जाती है, वो रीबाउंड होती है कि नहीं होती है। सो रीबाउंड जो हो रही है, बॉल बॉल का क्या हो रहा है, रीबाउंड होना। ये भी क्या है, इसी का ही एग्जाम्पल है। अर्थ क्या हो गई, बड़ी हेवी बॉडी हो गई, बॉल क्या हो गई, छोटी सी बॉडी हो गई। तो सारे केसेस हमारे पास क्लियर होगा बेटे। अब हमको बात करनी है इन इलास्टिक कॉलिजन की, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेकर चलेंगे। एक छोटा सा आपको प्रीव्यू बता देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या हमने किया, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, पीछे चलते हैं वापस से। हमने क्या किया, कॉलिजन को एक बार फिर से समराइज करने की कोशिश करते हैं, जो लोग लेट आए थे वो भी समझ लें। हमने बात की थी बेटा कॉलिजन के अंदर, कॉलिजन इज सेड टू बी ऑकर व्हेन ऑब्जेक्ट क्रश इनटू ईच अदर, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, क्रश हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है। और जब इसकी बहुत पर्टिकुलर डेफिनेशन पे गए तो हमको पता चला कि कॉलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट। आइसोलेटेड इवेंट का मतलब होता है देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व, कोई दूसरे तरह का फोर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और दोनों के बीच में एक बड़ा रिलेटिवली स्ट्रांग फोर्स जो है वो वर्क करेगा, और टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। फिर हमने जो प्रिंसिपल्स लगाए यहाँ पर, फंडामेंटल रूल्स लगाए फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, वो थे हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर हमने बात की इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है। तो इलास्टिक कॉलिजन में जब हम गए तो हमको पता चला कि देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये होता है एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में। और हमने बात की कि भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर होता भी है तो देयर मस्ट बी ए कंजर्वेटिव फोर्स। मैकेनिकल एनर्जी का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, आपने भी देख लिया। कोई साउंड प्रोड्यूशन की बात नहीं करी हमने, कोई हमने हीट प्रोडक्शन की बात नहीं करी, और ना हमारी बॉडी के शेप में कोई चेंज आया। ठीक है। अगर कोई फोर्स इन्वॉल्व भी है तो वो कंजर्वेटिव नेचर होना चाहिए। फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए, टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अभी इसका स्टेटमेंट का मीनिंग आपको आगे समझ में आ जाएगा जब अपन इन इलास्टिक की बात भी करेंगे। सो इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों बॉडी आपस में स्टिक कर जाती है। अभी आपने देखा स्टिक नहीं हो रही थी, दोनों बॉडी अलग अलग चल रही थी, इसके अंदर बॉडी क्या करेंगे बेटा, स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे।
तो उसके ऊपर बात करेंगे। सेम रूल अप्लाई होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, बट देयर मस्ट बी अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होना ही चाहिए, तभी ये उससे डिफरेंट हो पाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। किसके फॉर्म में कन्वर्ट होती है? तो इट विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड एनर्जी। ठीक है। और यहाँ पे कोई फोर्स अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो देर मस्ट बी अ नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। अब हमने बात की वन डायमेंशन इलास्टिक कॉलिजन की। इसके अंदर हमने दो बॉडीज ली, m1 एंड m2, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ initial velocity u1 and u2, and they collide with each other, and after the collision they move with their different velocities v1 and v2। फिर हमने बात की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भाई जब तक ये कंडीशन नहीं होगी ये अप्रोच नहीं कर पाएगा, तब टकराएंगे नहीं। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात की हमने। फिर हमने अपना केस लगाना शुरू किया कि भाई कोई अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो टोटल मोमेंटम इज कंजर्व रहेगा। ये मोमेंटम कंजर्व कर दिया हमने। मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। बिफोर क्या होता है? m1 u1 m2 u2, और m1 v1 m2। यहाँ से हमने एक इक्वेशन ड्रॉ कर ली, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। फिर हमने बात की कि भाई टोटल एनर्जी जो है वो भी कंजर्व होना चाहिए। ये टोटल एनर्जी बिफोर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ ऑफ mv²। सो बिफोर आफ्टर हमने कॉलिजन करके ये भी हमने कैलकुलेशन किया। देन हमने दोनों इक्वेशन को यूज करके एक इक्वेशन बना ली बिटवीन वेलोसिटीज। तो ये इक्वेशन क्या थी? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये, क्योंकि टकराने के पहले उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जो रहती है सेम रहती है, काइनेटिक एनर्जी सेम रह रही है। फिर हमने बात की वेलोसिटी ऑफ ए की। तो हमने v2 को एलिमिनेट कर दिया और कैलकुलेशन किया इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके। जब हमने बी पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहिए तो हमने v1 को एलिमिनेट कर दिया, एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 3 हमने v2 कैलकुलेट किया। यहाँ पर इसको हटा, ठीक है बेटा, ये हट गया। फिर हमने बात की बेटा यहाँ पर कुछ और पैरामीटर, स्पेशल केसेस लगाए कि भाई दोनों बॉडी का मास अगर सेम हो और उसके बाद भी वो कोलाइड कर देनी है तो क्या होगा? तो हमने क्या देखा कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो गई और बी जो है वो ए में कन्वर्ट हो गई। मतलब दोनों ने अपनी वेलोसिटी को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। इफ द मासेस ऑफ द बोथ द बॉडीज आर इक्वल देन दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। एक आध क्वेश्चन तो इसी बात पे बन सकता है। ठीक है, आपको अलग अलग वेलोसिटीज दे दें और उसके बाद आपसे बात करें। फिर हमने बात की भाई सेकंड पार्टिकल जो है वो रेस्ट में हो, सही है। और फिर हमारा कैलकुलेशन बना, तो रेस्ट में हमने क्या समझा कि भाई पहले वाला रुक गया और दूसरे वाला जो है वो उससे उसकी वेलोसिटी से चलना शुरू हो गया। मतलब स्टेशनरी कार के अंदर सेम उसी मॉडल की उसी तरह की आइडेंटिकल कार आके स्ट्राइक कर गई, तो पहली जो खड़ी थी वो चलने लग गई और जो चल रही थी वो रुक गई। ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसमिशन हो गया। फिर हमने बात की कि भाई m2 का मास नेग्लिजिबल हो, मतलब हाथी जो है वो चींटी से टकरा जाए तो चींटी का क्या होगा, वो हमने समझ लिया कि हाथी तो हाथी के हिसाब से चल रहा है और चींटी जो है वो डबल स्पीड से चलना शुरू हो गई। फिर हमने बात की कि भाई बॉडी भी तो रेस्ट में ही है, हाथी तो खड़ा है, ठीक है, और चींटी ने आके कुछ करना चाहा, तो फिर यहाँ पर भी कंडीशन दूसरी बन गई कि हेवी मास से टकराओगे तो वेलोसिटी रीबाउंड का केस बन जाएगा, वापस टकरा के आप पीछे की तरफ आएंगे। ठीक है, जैसे एक दीवार के ऊपर आप बॉल को पुश करते हैं या फिर अर्थ के अगेंस्ट आप बॉल को मारते हैं तो बॉल वापस क्या होती है? रीबाउंड होके आती है। ठीक है, सो ये हमारे बेटा केसेस थे जो हमने डिस्कस किए, अच्छे से हमारी बात हो गई है। अब हम अगले आर्टिकल में बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन